नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर की किताब से है और लिखने वाली हैं रितु नंदा। कहानी राज कपूर के बचपन की है। सुनाने वाले राज कपूर खुद हैं और आवाज है मेरी। सुनिए। मुझे अपने बचपन की सबसे पहली यादों में अपने माता पिता से गहरे लगाव का संबंध है। ये स्वाभाविक भी था, इस बात के मद्देनजर कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता सिर्फ 18 साल के थे और माता 16 साल की। उम्र का फर्क हम दोनों में इतना कम था कि माता पिता मुझ पर कभी भी अपना रौब गांठने में सफल नहीं हो सके। जिस वातावरण में मैं बड़ा हुआ वो पूरे तौर पर थिएटर और फिल्मों से जुड़ा था। हम साल 1927 में बंबई आए। ये मूक फिल्मों का दौर था। मेरे पिता ने जे ग्रांड एंडरमन थिएटर से नाता जोड़ा, जहां आर्देशिर ईरानी ने पहली भारतीय सवाक फिल्म आला मारा बनाई, जिसमें मेरे पिता भी थे। मैं स्वयं केवल 5 साल का था और जब मैंने एक नाटक में काम किया जिसका नाम था द टॉय कार्ड और जिसके लिए मुझे पहला पुरस्कार भी मिला, ठीक उसी समय मैं ये सारी कहानी समझ गया और मैं मनोरंजन की दुनिया से जुड़ने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सका। मैं रंग से एकदम गोरा चिट्टा था और मेरी आंखें नीली थीं। मेरे पिता की सहनायिकाएं मुझे प्यार करती थीं। जब मैं रंगमंच पर जाता था मैं बहुत उत्साहित महसूस करता था, लेकिन इतनी कम उम्र में भी मैंने अपनी भावनाओं को छिपाने की कला सीख ली थी। मैं अत्यधिक बालपक्व था और नग्नता का पुजारी था। मुझे लगता है कि मेरी माँ से मेरी घनिष्ठता के कारण ये सब शुरू हुआ। मेरी माँ एक जवान सुंदर महिला थी जिनके नयन नक्श एक पठान स्त्री के जैसे तीखे थे। हम अक्सर इकट्ठे स्नान करते थे और उनको नग्नावस्था में देखते रहने से मेरे मस्तिष्क में एक गहरा कामुक असर उत्पन्न हुआ। उर्दू में एक अति सुंदर कहावत है, मुकद्दस यूरियान, यानी कि पवित्र नग्नता, जो हमारे इस संबंध की पूर्ण रूपेण परिचायक है। मेरी फिल्मों में स्नान दृश्य अक्सर बार बार आते हैं। साफ तौर पर स्त्रियां मेरे जीवन की शुरुआती यादों में एक विशेष स्थान रखती हैं और मेरी फिल्मों में वो प्रेतात्माओं की तरह प्रकट होती हैं जो कभी भी मिटना नहीं चाहती। एक बार हम पश्चिमी पंजाब में लायलपुर गए, जो अब पाकिस्तान में है। ये मेरे पिता का जन्म स्थान है। मेरे परदादा वहाँ तहसीलदार रहे थे और वहाँ के ग्रामीण हमारे परिवार को बहुत मानते थे। एक मिट्टी से बना तंदूर गांव के मध्य में हमेशा जलाकर रखा जाता था और स्त्रियां उसकी आंच में चने भूनती थीं। आगे का किस्सा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए। द बॉलीवुड रेडियो सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, किस्सा शोमैन राज कपूर किताब से है और लिखने वाली हैं रितु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और आवाज है मेरी। ये पिछली कहानी का अगला भाग है। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। एक बार हम पश्चिमी पंजाब में लायलपुर गए, जो अब पाकिस्तान में है। ये मेरे पिता का जन्म स्थान है और मेरे परदादा वहाँ तहसीलदार रहे थे और वहाँ के ग्रामीण हमारे परिवार को बहुत मानते थे। एक मिट्टी से बना तंदूर गांव के मध्य में हमेशा जलाकर रखा जाता था और स्त्रियां उसकी आंच में चने भूनती थीं। मुझे याद है कि मैं एक बार चने खरीदने गया। मैंने एक कमीज पहनी हुई थी और उसके नीचे कुछ नहीं पहना था। तंदूर पर मौजूद महिला ने एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, तुम्हें चने के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल अपनी कमीज उठाओ और इसमें एक झोली बनाओ। मैंने वैसा ही किया और ठीक उसी तरह से खड़ा हुआ और वो मुझे देखकर
हंसी से लोटपोट होती रही। मैं बिल्कुल नादान था। सालों बाद जब इस बात की मुझे याद आई और जब मुझे उस महिला की चाल समझ आई तो मैं परेशान हो गया। मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ समय तक चना सेक्स का एक प्रतीक बन गया। ये चना मेरी फिल्मों में अचेतन अवस्था में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। बॉबी फिल्म में एक सीन है जिसमें लड़का जब बॉबी पुस्तकालय में बैठी है उसके चेहरे पर शीशे की चौंध मारता है। लड़की बाहर आती है, पहले गुस्से में फिर चुलबुलेपन में। लड़का कहता है आओ चाय पीते हैं। बॉबी कहती है नहीं, हम चना खाते हैं। मैं एक असमिक बच्चा था। मुझे अपने आसपास के बारे में हमेशा पता होता था। लायलपुर में मेरे परदादा जो तहसीलदार थे कपास के फूल तोड़ने जाया करते थे और हम सब बच्चे उनके साथ जाते थे क्योंकि मजेदार लगता था। एक दिन शायद गर्मी लग जाने से मैं एक दूर जगह निकल गया। वहां एक पेड़ की छाया में आराम करने के चक्कर में सो गया। सांझ ढलने पर मुझे अपने बीच न पाकर उनको मेरा ध्यान आया। मेरी दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक रामू नाम का भंगी जो एक अछूत था मुझे घर ले आया और बोला मुझे माफ कर देना, मैंने इसे छू लिया है, मैं इसको यहां लेकर आया हूं। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया गया। मेरी माँ को कहा गया कि वो पहले मुझे नहलाएं क्योंकि एक अछूत ने मुझे छू लिया था। मुझे उस समय इन बातों के अर्थ पता नहीं थे, लेकिन जो हो रहा था वो गलत था, ये पता था मुझे। हम कलकत्ता में 8 वर्षों तक रहे और फिर बंबई लौट आए। जब मैं 14 साल का था हम कालीघाट के पास हाजरा रोड पर रहते थे। मेरे पिता हर दिन साइकिल से काम पर जाते थे। न्यू थिएटर्स ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रहा था और हमारे पड़ोस में सभी बच्चे मुझे पृथ्वी रे छोटे कहते थे। पृथ्वी रे छोटे। अगला किस्सा इसके बाद का अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर से है और लिखने वाली हैं ऋतु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और आवाज है मेरी। किस्सा राज कपूर के बचपन के दिनों का है। तीसरा भाग आप सुन रहे हैं जिसमें राज कपूर कहते हैं कि मैं सेंट जेवियर विद्यालय में पढ़ रहा था और हमारे पड़ोस में सभी बच्चे मुझे पृथ्वी रे छोटे कहते थे। मैं लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एक बच्चा था। पड़ोस में होने वाली शादियों, दुर्गा पूजा के पंडालों और स्थानीय संगीत संध्याओं में हर जगह मैं एक स्थायी विषय वस्तु था। हमारे घर में सभी लोगों को खाने का बहुत शौक है। यही वजह है कि युवा हों या प्रौढ़, सब के सब मोटे मिलेंगे। एक बालक के रूप में मैं भी बहुत मोटा था। मेरी माँ मेरे पिता का उदाहरण देकर व्यायाम करने के लिए मेरा बहुत सिर खाती थी। मुझे स्कूल भेजते समय माँ मुझे ऑमलेट और चपाती लपेट कर देती थी, लेकिन मेरी स्वाद कलिकाएं हमेशा नए जायकों की तलाश में रहती थीं। 3 या 4 खाने के स्थान ऐसे थे जहां मैं नियमित तौर पर जाता था। मुझे हर दिन 2 आने मिलते थे जो इस खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए मैं एक दुकान से उधार बंद करता था और दूसरी से शुरू कर देता था। जब उधार की रकम बहुत ज्यादा हो जाती थी तो मैं 1 या 2 पुस्तकें बेच देता था। मैं घर वापस आकर माँ का बांधा हुआ खाना उनको वापस कर देता, ये कहकर कि मैं परहेज पर हूँ। माँ की चिंता और प्यार की वजह से वो मुझे और अच्छे से खिलाती थी। स्कूल में मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मेरे पिता एक बड़े अभिनेता थे और मैं सोचा करता था कि ये मेरा विशेषाधिकार और परमाधिकार है कि मैं भी एक महान अभिनेता बनूं।
एक बार ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल में एक शौकिया नाटक हुआ और मेरे दिमाग में जो बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि हर बच्चा जिसने इस शौकिया नाटक में भाग लिया उसे 3 कूपन मिले जिनसे वो सैंडविच, समोसे और कॉफ़ी और आइसक्रीम खा पी सकता था। ये सभी खाने की तमाम वस्तुएं सुंदर थीं। पोशाक के रूप में मुझे एक चुस्त चोगा मिला जिसे पादरी पहनते थे। मेरे छोटे आकार पर चोगा कुछ ज्यादा ही लंबा था। बहरहाल हमसे कहा गया हमें 1 या 2 बार यीशु के पीछे जाकर होसन्ना 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 चिल्लाना है। मैंने 1 बार किया, दोबारा किया और एक उल्लासित अभिनेता के तौर पर मैंने ये 3री बार भी कर डाला, जो मुझे करने से मना किया गया था। जब मैं मंच पर आया तो मेरा पैर मेरे चोगे में अटक गया और मैं सीधा गंभीर मुद्रा में बैठे यीशु बने अभिनेता के सामने गिर पड़ा। लोग हंस पड़े और यीशु खुद भी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने यीशु को भी हंसा दिया। जब पर्दा गिरा दिया गया तो नाटक मास्टर ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पीटा और कहा कि तुम अभिनेता हो, तुम्हारे पिता अभिनेता हैं। मैं समझता हूं कि तुम एक गधे हो। तुम निकलो बाहर और दोबारा यहां मत आना। मेरे कूपन भी वापस ले लिए और मुझे ना सैंडविच मिली, ना आइसक्रीम मिली, ना केक, ना समोसे। अगला किस्सा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का है। सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने फिल्म को पाने के लिए, यानी कि शशि कपूर की हीरोइन बनने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि राज कपूर साहब भी दंग रह गए। 70 के दशक में अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले शशि कपूर और ब्यूटी क्वीन जीनत अमान की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम सिने प्रेमियों को याद होगी। शोमैन राज कपूर की इस फिल्म को लेकर कई तरह के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में हैं। आपको आज एक ऐसा दिलचस्प वाकया बताते हैं जिसे सुनने के बाद जीनत की हिम्मत की आप दाद देंगे। उस दौर की बेहद स्टाइलिश एक्ट्रेस जीनत को लोग अक्सर ग्लैमरस अवतार के लिए याद करते हैं। आपको बता दें कि जीनत ने करीब 43 साल पहले एक ऐसा किरदार निभाया था जिसके बाद उनके करियर को खतरा भी हो सकता था। 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरत और मदहोश कर देने वाली अदाओं ने जीनत अमान को सुपरस्टार बना दिया। जीनत की बनाई हुई लीक पर आज भी कई एक्ट्रेस चलती हैं। जीनत खूबसूरत तो थी ही, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई बनी बनाई परंपराओं को भी तोड़ा। महिला एक्ट्रेस की बिंदास अदा दिखाने के साथ अपने करियर में चैलेंजिंग रोल निभाने की जो अदायगी थी, जो हिम्मत थी, वो जीनत ने दिखाई और सुपरहिट फिल्में भी दी। इसी में एक फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम और इस फिल्म की चर्चा आज भी होती है और जीनत की चर्चा होती है। खबरों की माने तो जब राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का फैसला किया तो एक्ट्रेस की तलाश में जुट गए। हीरो तो शशि कपूर को चुन लिया गया था। पहले हेमा मालिनी को लेना चाहते थे, लेकिन हेमा ने किसी वजह से इनकार कर दिया। तो फिर नई एक्ट्रेस की खोज शुरू हुई। इसी बीच उनकी मुलाकात जीनत अमान से हुई। इस बारे में एक टीवी शो के दौरान खुद जीनत ने बताया था कि जीनत और राज कपूर फिल्म वकील बाबू की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन रूपा के बारे में जिक्र किया। राज कपूर अपनी इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित थे और जीनत ने भी जब रूपा के रोल के बारे में सुना तो उन्हें काफी चुनौती से भरा और ग्लैमरस गर्ल के रूप में यह रोल लगा। ऐसे में जीनत ने फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद, जैसे राज कपूर ने बताया था, कुछ वैसा ही करने के लिए उन्होंने तैयारी की और कुछ वैसे ही तैयार होने का फैसला किया। जीनत ने घाघरा चोली पहना और रूपा के जले हुए चेहरे को दिखाने के लिए अपने गाल पर टिश्यू पेपर लगाकर मेकअप करवाया।
तो बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा जैसे जला हुआ चेहरा हो। जीनत अमान अपने इस मेकअप में राज कपूर से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गई और मजे की बात यह है कि जीनत को देख लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए और ऑफिस के गेट पर उन्हें रोक दिया। ऐसे में जीनत ने संदेश भिजवाया कि राज साहब से कह दो रूपा आई है। राज साहब ने बोला अंदर भेज दो, और जैसे ही जीनत पहुंची उन्हें देखकर शोमैन राज कपूर दंग रह गए और फौरन फिल्म की हीरोइन के तौर पर जीनत को चुन लिया। कहते हैं जीनत अमान से राज कपूर इतने खुश हुए कि साइनिंग अमाउंट में चेक नहीं बल्कि सोने के सिक्के दे दिए थे। लेकिन जीनत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी जीनत ने भी एक रिस्क तो लिया था उस दौर में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर से है और लिखने वाली हैं ऋतु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और आवाज मेरी है। आज राज कपूर साहब अपने पिता पृथ्वी राज कपूर का किस्सा सुना रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरे पिता को तैराकी का बहुत शौक था और एक दिन जब हम कलकत्ता में रह रहे थे, वो मुझे अपने साथ एक झील पर ले गए जिसमें वो अक्सर तैरते थे। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और पानी में ले गए, और जब हम छाती तक पानी में थे उन्होंने मुझे पानी में छोड़ दिया। किनारे पर खड़ी मेरी माँ पापा पर चिल्लाने लगी और इस तरह, तुम मेरे बेटे को मार डालोगे क्या? लेकिन पापा जी शांत और बेफिक्र रहे और मुझे बाहों को पानी में बेतहाशा फेंकते हुए देखते रहे। इस तरह मैंने इसकी विशेषता को जान लिया और तैरना सीख लिया। ये था पापा जी का रवैया। ऐसा रवैया उन्होंने अपने सभी बच्चों के प्रति अपनाया और यही वो रवैया है जिसे मैंने भी स्वीकार किया। पापा जी ने अपनी दोस्त पिता की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जिया और उसका मजा लिया। मैं जब बहुत छोटा था उन्होंने मुझे एंडी हार्डी नाम की एक फिल्म की श्रृंखला दिखाई जिसे MGM ने बनाया था और जिसमें मिकी रूने और लुइस स्टोन ने पिता पुत्र का रोल किया था और एक दूसरे के बराबर का दर्जा भी दिया था। एक बार वो एक शिष्टमंडल के साथ सुमात्रा और बाली गए और लौटते समय वो मेरे लिए एक नग्न पेंटिंग उपहार के तौर पर ले आए, जो आज भी मेरी कुटिया में मौजूद है, जिस पर लिखा है, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए निंदा ... जिस तरह एक भेड़ शावक मैरी के पीछे पीछे चलता है और मैं अपने पिता के पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलता था। साल 1927 में बंबई आया और एक बिना वेतन की एक्स्ट्रा के रूप में जीवन शुरू करते हुए कुछ ही सालों में वो एक स्टार बन गए। उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में अभिनय किया। मैंने अपने पिता से सीखा कि सबसे बड़ा कलाकार वो है जिसमें किसी भी काम को अपना स्वयं का काम समझकर करने की पूरी योग्यता हो और जो अपनी नम्रता और मृदुता जैसे गुणों से अन्य लोगों को उनका प्यार जीत सकता है, उनको जीत सकता है। अगर आप सभी का प्यार पाने वाले कलाकार बन सकते हैं तो आप में आपसे बड़ा दरअसल कोई कलाकार हो ही नहीं सकता। उनकी छत्र छाया में मैंने सीखना और स्वयं की शिक्षा आरंभ की। उन्होंने ही मुझे नाटक और मंच से रूबरू कराया और फिर मंच से होते हुए मैं धीरे धीरे पर्दे तक पहुंच गया। ये थे पृथ्वी राज कपूर, जिनका किस्सा खुद राज कपूर सुना रहे थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मंदाकिनी का है। वो मंदाकिनी जिनको लेकर कपूर खानदान में बवाल मच गया था।
साल 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मंदाकिनी रातों रात सुर्खियों में आ गई। फिल्म में मंदाकिनी के कुछ बोल्ड सीन थे और इसी बोल्ड सीन को लेकर मंदाकिनी चर्चा में थी। इसके अलावा एक और चर्चा मंदाकिनी की हो रही थी और वो कपूर खानदान में थी। खबर यह थी कि मंदाकिनी की वजह से बाप बेटे के बीच लड़ाई छिड़ गई है। बाप बेटे यानी कि राज कपूर और राजीव कपूर। दरअसल जब मंदाकिनी को पता चला कि राज कपूर को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए एक एंग्लो इंडियन एक्ट्रेस की जरूरत है, तो मंदाकिनी भी ऑडिशन देने पहुंची। उनका सिलेक्शन हो गया। फिल्म में मंदाकिनी के अपोजिट राजीव कपूर थे। खैर फिल्म रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई, हर किसी की जुबां पर मंदाकिनी का नाम था। राज कपूर ने ये फिल्म अपने बेटे राजीव को रिलॉन्च के लिए बनाई थी, लेकिन इस फिल्म का सारा क्रेडिट मंदाकिनी ले उड़ी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि फिल्म की सक्सेस के बाद मंदाकिनी को तो कई ऑफर मिलने लगे, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव इस बात से नाराज हो गए। राज कपूर और राजीव कपूर दोनों बाप बेटों के बीच में दरार आ गई और बात यहां तक पहुंच गई कि बातचीत भी बंद हो गई। कहा जाता है कि राजीव कपूर अपने पिता से इतने नाराज थे कि उनके निधन के बाद वो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। आपको बता दें कि फिल्म का गाना तुझे बुलाए मेरी बाहें, इस गाने में मंदाकिनी को एक पतली महीन सफेद गीली साड़ी में देखने के लिए लोगों ने कई बार इस वीडियो को देखा, कई बार ये फिल्म देखी और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और मंदाकिनी भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर का है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राज कपूर जितने बड़े आदमी थे उतनी ही सादगी से अपना जीवन जीते थे। राज कपूर की एक ऐसी ही आदत थी जिसके बारे में जानकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। राज कपूर जब भी अपने घर से बाहर किसी होटल में ठहरते थे तो कभी भी बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर सोया करते थे। जब वो देश के किसी भी कोने में जाते थे तो अपने होटल के कमरे में वो बेड से गद्दा खींच लेते थे और जमीन पर बिछाकर आराम से सोते थे। वो देश में ही नहीं विदेश के होटलों में भी ऐसा ही किया करते थे। ऐसे में एक बार राज कपूर किसी काम से लंदन गए थे और यहां उनके लिए होटल में एक शानदार कमरा बुक किया गया। जब राज कपूर ने वहां भी ऐसा ही किया तो उस होटल के मैनेजमेंट को इस बात की जब खबर लगी तो राज कपूर की इस आदत से वो हैरान रह गए। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में जिक्र किया था और बताया था कि राज कपूर को होटल के बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। उन्होंने बताया था कि एक बार राज कपूर फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए लंदन पहुंचे थे और वहां मशहूर होटल हिल्टन में उनके ठहरने का बंदोबस्त किया गया था। आलीशान होटल के कमरे में जब राज कपूर ने एंट्री मारी तो अपने हिसाब से रात होते ही उन्होंने बिस्तर पर रखे गद्दे को जमीन पर उतार लिया। अब राज कपूर खाना भी अपने रूम में ही मंगाया करते थे। ऐसे में जब उनका डिनर कमरे में आया तो खाना लाने वाले ने कमरे के अंदर का नज़ारा देखा और मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी दी। जब मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी लगी तो मैनेजमेंट के नोटिस में आने के बाद राज कपूर को टोका गया और कहा गया कि वो ऐसा न करें। राज कपूर को मना करने के बाद भी अगले दिन उन्होंने फिर वही काम किया और ऐसे में मैनेजमेंट उनकी इस आदत से परेशान हो गया। हार कर उन्हें राज कपूर पर इस बात के लिए जुर्माना लगाना पड़ा। उस होटल में राज कपूर 5 दिन रहते थे और ऐसे में 5 दिन राज कपूर ने अपनी आदत के मुताबिक जमीन पर बिस्तर लगाया और वहीं मैनेजमेंट ने भी 5 दिन उन पर जुर्माना लगाया। ये थे राज कपूर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और
दिलीप कुमार का है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार और राज कपूर ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जहां दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, तो वहीं राज कपूर को शोमैन कहा जाता है। राज कपूर ने एक्टिंग के साथ साथ कई फिल्मों का निर्माण भी किया और अपनी एक फिल्म में तो वो दिलीप कुमार को भी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, वो उनके साथ काम करने से कतराते भी थे। दिलीप कुमार ने अपने करियर के दौरान राज कपूर के साथ साल 1949 में फिल्म अंदाज में काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस नरगिस मुख्य भूमिका में थी और यूं तो दिलीप कुमार ने फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की, साथ ही उनके किरदार को खूब पसंद भी किया गया, लेकिन दिलीप कुमार के मुकाबले राज कपूर और नरगिस उस वक्त ज्यादा लोकप्रिय थे। ऐसे में राज कपूर और नरगिस को जितनी सराहना मिली, उस तरह की सराहना या उस तरह काम की तारीफ दिलीप कुमार की नहीं हुई। और इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर भी अक्सर राज कपूर को ही प्रायोरिटी देते थे। अपने साथ हुए इस व्यवहार की वजह से दिलीप कुमार खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और उन्होंने राज कपूर से दूर रहने की कसम तक खा ली। हालांकि किसी समारोह पर वो एक दूसरे के साथ ही अक्सर नजर आया करते थे जब भी मिलते। कुछ सालों के बाद राज कपूर ने फिल्म संगम बनाने का फैसला लिया, जिसे लॉन्च करने के बाद वो सीधा दिलीप कुमार के पास गए और उस वक्त फिल्म का नाम घरौंदा रखा गया था। इस फिल्म में वो खुद को दिलीप कुमार और नरगिस को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने इसमें काम करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद उनकी जगह राजेंद्र कुमार को कास्ट किया गया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार और राज कपूर को लेकर यह भी कहा जाने लगा था कि दोनों के बीच दरार आ गई है। हालांकि दिलीप कुमार ने इस बात से साफ इनकार किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई दफा बताया है कि राज और मैं बिल्कुल भाई जैसे थे। हमारा परिवार तब से था जब हम पेशावर में साथ में स्कूल जाया करते थे। ये फिल्म तो आज की बात है। हमारी दोस्ती, हमारा याराना तो बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा प्राण साहब और राज कपूर का है। जब एक चेक की वजह से राज कपूर और प्राण की दोस्ती टूट गई और ऐसी दरार पड़ी कि दोबारा कभी दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्राण ने अपनी एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में एक नई लकीर खींची थी और एक वक्त लीड एक्टर से ज्यादा उन्हें फिल्म के लिए भुगतान किया जाता था। प्राण को फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए 70 के दशक में भी 3 से 4 लाख रुपए तक दिए जाते थे, लेकिन बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की खातिर उन्होंने फिल्म बॉबी में अपने काम के लिए मात्र 1 रुपए लिए थे। राज कपूर यूं तो प्राण के काफी अच्छे दोस्त थे और वो कई बार आरके फिल्म्स में काम भी कर चुके थे, लेकिन एक चेक के बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी। दरअसल फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इसके बाद राज कपूर ने फिल्म बॉबी बनाने का फैसला किया था, जिसके लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। और ऐसे में राज कपूर ने अपनी संपत्ति और पत्नी की ज्वेलरी तक गिरवी रख दी थी। फिल्म में जहां लीड एक्टर उन्होंने बेटे ऋषि कपूर को लिया, तो वहीं एक्ट्रेस नई लड़की यानी कि डिंपल कपाड़िया को बनाया। राज कपूर को फिल्म के लिए एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो सख्त हो और लीड एक्टर के पिता का किरदार निभा सके। ऐसे में राज कपूर ने इस सिलसिले में प्राण से बात की और उनसे कहा कि मैं आपको बाजार कीमत के हिसाब से तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप जो बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। एक्टर की तंगी को देखते हुए प्राण साहब ने उनसे केवल 1 रुपया लिया और कहा कि फिल्म हिट होगी तो पैसे दे देना, वरना भूल जाना।
बॉबी फिल्म ने रिलीज होते ही पर्दे पर धमाल मचाकर रख दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। साथ ही इसने राज कपूर को भी उनकी परेशानियों से बाहर निकालने में मदद की। हालात ठीक होने के बाद राज कपूर ने प्राण साहब को उनका मेहनताना देने का फैसला किया और 1 लाख रुपए का चेक साइन करके उनके पास भेज दिया। चेक देखते ही प्राण साहब नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब वो राज कपूर के बुरे वक्त में उनका साथ दे सकते हैं तो चीजें ठीक होने के बाद भी शोमैन ने उनका मेहनताना क्यों नहीं चुकाया। इसके बाद दोनों में ऐसी दरार पड़ी कि प्राण साहब ने दोबारा कभी भी आरके फिल्म्स में काम नहीं किया। आपको बता दें कि 70 के दशक में प्राण साहब से ज्यादा भुगतान केवल एक ही एक्टर को किया जाता था और वो थे राजेश खन्ना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और हेमा मालिनी का है। आखिर राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम हेमा मालिनी ने ठुकरा क्यों दी? बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में एक पहचान बनाई। हेमा मालिनी ने फिल्म सपनों के सौदागर, इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था और इस फिल्म को खुद राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। सपनों का सौदागर के बाद से ही हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा। इस फिल्म के बाद राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम में भी कास्ट करना चाहा था, लेकिन एक्ट्रेस ने तो इसमें काम करने से इनकार कर दिया। साथ ही राज कपूर ने भी कह दिया था कि जो मैं चाहता हूं वो तुम नहीं कर पाओगी। राज कपूर और फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ा ये खुलासा खुद हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। हेमा मालिनी से इस बारे में बात करते हुए जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, राज साहब मेरे पास फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर लेकर आए थे। हमने इस फिल्म पर कई बार बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने खुद ही बाद में यह कह दिया था कि जो मैं चाहता हूं हेमा, तुम उसे करने के काबिल नहीं हो। राज कपूर के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने आगे बताया, वो दिल से चाहते थे कि मैं इस फिल्म को करूं, लेकिन बाद में मुझे उन्हें मना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी को फिल्म में बोल्ड पार्ट्स दिया जा रहा था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल जीनत अमान के पास चला गया, जिसमें उन्होंने शशि कपूर के साथ इस फिल्म को पूरा किया। हेमा मालिनी ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि जाहिर तौर पर वो मेरी छवि जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैं हाँ कह दूंगी। शशि कपूर और मेरी जोड़ी भी फिल्म में काफी अच्छी लगती, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में जीनत अमान का जिक्र करते हुए कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम के बाद जीनत ने इस फिल्म में अपना किरदार बखूबी निभाया। बोल्ड, हाँ, और ये 70 के दशक में की गई एक बोल्ड फिल्म इसे कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने रोल किए। आज तक किसी ने भी वैसा रोल नहीं निभाया जैसा सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने निभाया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा प्रेमनाथ का है। प्रेमनाथ जिनकी बहन को देखते ही राज कपूर अपना दिल हार गए। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर प्रेमनाथ का पूरा नाम प्रेमनाथ मल्होत्रा है। 60 और 70 के दशक के जाने माने एक्टर प्रेमनाथ का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 21 नवंबर साल 1926 में हुआ था। जॉनी मेरा नाम, जानी दुश्मन, बादल, आग, बरसात जैसी फिल्म में काम करने वाले एक्टर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। प्रेमनाथ के बारे में कई तरह के किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। प्रेमनाथ हीरो बनने के लिए इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन विलेन बन गए। इसके अलावा कम लोगों को ही पता होगा कि प्रेमनाथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर शोमैन राज कपूर से साले और जीजा का रिश्ता रखते थे। पेशावर में रहने वाला प्रेमनाथ का परिवार भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद
मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। कुछ समय जबलपुर में बिताने के बाद प्रेमनाथ ने मुंबई का रुख किया और यहां अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाया। 1948 में फिल्म अजीत से डेब्यू किया और इसी साल फिल्म आग में भी काम किया। दोनों की फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आई और इसके बाद प्रेमनाथ ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहते हैं कि असली पहचान राज कपूर और नरगिस की फिल्म बरसात से मिली। हीरो के रोल में प्रेमनाथ को दर्शकों ने नकार दिया, लेकिन विलेन के रूप में प्रेमनाथ पसंद किए गए। राज कपूर और प्रेमनाथ अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त अक्सर एक साथ घूमने जाते थे। प्रेमनाथ और राज कपूर एक बार मध्य प्रदेश गए। वहां राज कपूर ने पहली बार प्रेमनाथ की बहन कृष्णा को देखा। भला की खूबसूरत कृष्णा पर राज का दिल आ गया। इस तरह लीजेंड एक्टर राज कपूर की शादी प्रेमनाथ की बहन कृष्णा मल्होत्रा से हुई। प्रेमनाथ ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों और सीरियल में भी साथ में काम किया। अमेरिकन टीवी धारावाहिक माया में साल 1967 से लेकर 1969 तक काम किया। इसके अलावा अमेरिकन फिल्म केनेर में जिम ब्राउन के साथ भी प्रेमनाथ ने काम किया। प्रेमनाथ आखिरी बार साल 1985 में आई फिल्म हम दोनों में नजर आए थे। प्रेमनाथ एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन किया। प्रेमनाथ के शानदार फिल्मी करियर में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और इतना ही नहीं, संगीत और साहित्य पर भी उनकी कमाल की पकड़ थी। फिल्म एक्ट्रेस बीना राय प्रेमनाथ की जीवन साथी थी। इनके 2 बेटे प्रेम कृष्ण और मोंटीनाथ ने भी अपने माता पिता की तर्ज पर अभिनय को करियर बनाया। 3 नवंबर साल 1992 में प्रेमनाथ हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर रुखसत कर गए। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा द ग्रेट शोमैन राज कपूर का है। जब राज कपूर साहब ₹1 महीने की नौकरी पर स्टूडियो में झाड़ू लगाने लगे। ग्रेट शोमैन राज कपूर को इस दुनिया से अलविदा कहे 3 दशक से अधिक का समय हो गया, लेकिन उनके कई किस्से आज भी उतने ही मशहूर हैं जितने उस जमाने में थे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे जाने वाले राज कपूर ने 10 साल की उम्र में पहली बार हिंदी फिल्म इंकलाब में अभिनय किया। फिल्म इंडस्ट्री की इस महान शख्सियत ने सिर्फ 24 साल की उम्र में खुद का स्टूडियो आरके स्टूडियो स्थापित किया। उन्हें बड़ा ब्रेक साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल से मिला, जिसमें वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला के साथ लीड रोल में थी। राज कपूर के फिल्मी दुनिया के किस्से जितने मशहूर हैं, निजी जिंदगी के किस्से भी सिने प्रेमियों के बीच पॉपुलर हैं। वो भारतीय सिनेमा के स्वर्णयुगीन फिल्मकार, निर्देशक और अभिनेता रहे। उन्होंने करीब 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनके कई किस्से आज भी सिनेमा प्रेमियों की जुबान पर रहते हैं। वो चाहे नरगिस के साथ उनका प्रेम हो या फिर जमीन पर सोने की उनकी आदत। नरगिस को प्रेम पत्र भेजने वाला उनका किस्सा भी काफी मशहूर है। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि उनको ब्रांडेड शराब पीना और अपने दोस्तों को शराब पिलाना काफी पसंद था। उन्होंने अपने लिए शराब का एक ब्रांड तक चुन रखा था जिसे वो लंदन से खरीदते थे। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 11 साल की उम्र में फिल्म वाल्मीकि में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया और 22 साल की उम्र में पहली बार फिल्म आग बनाकर सिनेमा प्रेमियों को चकित कर दिया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कालजयी फिल्में दी। उनकी आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बरसात, जागते रहो, राम तेरी गंगा मैली और बॉबी जैसी फिल्में आज भी दर्शकों को पसंद आती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि राज कपूर को राज कपूर बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का एक बड़ा किरदार रहा। उन्हें सिनेमा की समझ अपने पिता से मिली और उनकी
रचनात्मकता को भी पिता ने ही निखारा। बताया जाता है कि एक बार राज कपूर साहब अन्य बच्चों की ही तरह ट्राम से स्कूल जाने लगे थे, लेकिन बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। उन्होंने जब अपनी माँ से पूछा कि वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं, इस पर माँ ने पिता से पूछकर बताने के लिए कहा। जब पृथ्वीराज कपूर ने यह सुना तो जवाब दिया कि इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी थ्रिल है और राज कपूर को इसका तजुर्बा लेने दो। राज दरवाजे के पीछे से माँ और पिता की बातें सुन रहे थे, जिस पर उन्होंने पिता पृथ्वीराज कपूर से कहा, सर मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। राज कपूर ने अपनी पहली नौकरी पिता के स्टूडियो में ही की थी। उनके कहने पर पिता ने उन्हें ₹1 महीने की नौकरी पर रखा था और राज कपूर का काम स्टूडियो में झाड़ू लगाना था। स्टूडियो में झाड़ू लगाकर ही इस महान फिल्मकार ने एक दिन 24 साल की उम्र में खुद का स्टूडियो खोल लिया, जिसके बैनर तले ढेरों फिल्में बनी। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, उन्हें जमीन पर सोने में ही आनंद आता था। जब वो किसी होटल में भी ठहरते थे तो वहां भी जमीन पर ही सोते थे। ऐसे थे राज कपूर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और मनोज कुमार का है। दिग्गज अदाकार मनोज कुमार लेजेंड राज कपूर के बेहद अजीज हुआ करते थे। मनोज कुमार ने पहली बार राज कपूर को तब देखा था जब छोटे से मनोज श्री 420 देखने गए थे। वो दिल्ली के एक थिएटर में थे तो शो के दौरान कुछ गुंडों के एक समूह ने वहां पर हंगामा कर दिया और ऐसे में राज कपूर ने मंच पर छलांग लगा दी थी। उनकी ये दिलेरी देखकर मनोज कुमार उनके फैन हो गए। उसी दिन जब मनोज कुमार वापस घर गए तब उन्होंने राज कपूर के उस एक्शन का जिक्र अपनी दादी से किया और उन्हें कर्मयोगी जो सीधा ईश्वर से संपर्क रखता है कहकर पुकारने लगे। साल 1970 आते आते मनोज कुमार ने इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि राज कपूर ने उन्हें खुद फिल्म मेरा नाम जोकर ऑफर कर दी। वो रोल बेशक छोटा था, लेकिन मनोज कुमार ने उस रोल के लिए झट से हामी भर दी थी और जरा भी संकोच नहीं किया। दरअसल वो लेजेंड राज कपूर के साथ बस काम करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त राज कपूर को एक गलतफहमी हो गई थी। राज कपूर को उस वक्त लगने लगा था कि मनोज कुमार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। असल में जब उन्होंने मनोज कुमार को फोन किया था तो किसी ने फोन उठाकर कह दिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। राज कपूर को यह बात बहुत बुरी लगी थी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि मनोज कुमार उस वक्त शहर में ही नहीं थे। वो मुंबई से बाहर शूटिंग में बिजी थे और यहां तक कि उन्हें तो राज कपूर का मैसेज मिला ही नहीं। एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र मनोज कुमार ने खुद किया था। इंटरव्यू में मनोज ने बताया था कि मैंने राज कपूर को उस दिन सफाई पेश की थी। हमारी मुलाकात हुई तो वो बहुत नाराज थे। हम 4 बजे के करीब मिले और हम कंपोजर जयकिशन जी के घर पर मिले थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करने की इच्छा रखता हूं, एक शोमैन के साथ नहीं बल्कि एक कर्मयोगी के साथ। वो जो छवि मैंने उस रोज थिएटर में फिल्म के दौरान देखी थी। दरअसल जब राज कपूर बेरुखी से पेश आए तो मनोज कुमार ने इसकी वजह पूछी। सब कुछ जानने के बाद मनोज कुमार ने राज कपूर साहब से कहा कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते कि राज कपूर को इग्नोर कर सकें। उसके बाद मनोज कुमार ने उस घटना का जिक्र किया और जब से वो लेजेंड राज कपूर के फैन बन गए। उन्होंने कर्मयोगी वाली घटना का जिक्र किया। जब राज कपूर ने उस बारे में सुना तो उन्होंने मनोज कुमार का हाथ पकड़ लिया और रोने लगे। ये रिश्ता था मनोज कुमार और राज कपूर साहब का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा जो मां के रोल निभाकर ज्यादा मशहूर हुई।
बात बीना राय की। हिंदी सिनेमा जगत में अदाकाराओं ने अपनी एक्टिंग से लाखों दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। वहीं ऐसी कुछ अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। बीना राय उन्हीं में से एक रहीं। और ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के युग में जब रंग नहीं थे तो बीना राय अपनी कला और एक्टिंग से फिल्मों में ऐसा मनोरंजन भर देती थी कि फैंस उनकी फिल्म देखने के लिए बेताब रहते थे। एक्ट्रेस बीना राय को लोग आज भी फिल्म घूंघट, ताजमहल, अनारकली जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए याद करते हैं। अनारकली फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अनारकली में बीना राय के किरदार में एक्टिंग का ऐसा लोहा उस किरदार ने मनवा दिया जो आज भी लोग याद करते हैं। बीना राय की शादी अभिनेता प्रेमनाथ से हुई थी और बीना राय और प्रेमनाथ की लव स्टोरी के चर्चे तो आज भी हिंदी सिनेमा जगत में होते हैं। बीना राय और प्रेमनाथ की मुलाकात तो काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन फिल्म औरत के सेट पर दोनों कलाकार एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। बीना राय और प्रेमनाथ ने इसके बाद शादी करने में देर नहीं लगाई। बीना राय और प्रेमनाथ के 2 बेटे हुए जिनका नाम प्रेम किशन और कैलाशनाथ उर्फ मोंटी था। बीना राय ने शादी के बाद सिनेमा जगत से तो दूरी बना ली, लेकिन उनके किस्से आज भी मशहूर हैं। बीना राय ने एक समय पर एक किस्सा बताते हुए कहा था कि उन्होंने मधुबाला की वजह से अपने पति की बहुत अच्छी देखभाल की। दरअसल ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रेमनाथ अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला के प्यार में दीवाने थे। और इतना ही नहीं, दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से दोनों अलग हो गए। बीना राय ने बताया था कि जब मधुबाला की तबीयत बिगड़ी थी तो उनके पति ने कहा था कि हाँ, वो मधुबाला के प्यार में थे। बीना राय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पति उनकी हालत से बहुत परेशान थे और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मधुबाला गंभीर रूप से बीमार है। बीना ने आगे बताया था कि उन्होंने बेशक सुखद पल साझा किए होंगे, लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रेम कहानियों का अंत हमेशा सुखद नहीं होता और कुछ ऐसा ही हुआ था बीना राय के पति प्रेमनाथ और मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की प्रेम कहानी का हश्र भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा प्राण और राज कपूर साहब का है। क्या आप जानते हैं कि हर किरदार में जान डाल देने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्राण ने राज कपूर की उस वक्त सहायता की थी जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। राज कपूर की स्थिति को देखकर प्राण की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने उनसे फीस के तौर पर 1 रुपए की मांग की थी। दरअसल ये वक्त था जब शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी और उनको काफी कर्ज हो गया था। कह लीजिए कि इस फिल्म को बनाने के बाद राज कपूर बर्बाद हो गए थे। राज कपूर ने इस फिल्म को पूरा करने के लिए 5-6 साल लगाए थे, लेकिन उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। ऐसे वक्त के बाद प्राण ने राज कपूर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज कपूर की ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर साल 1970 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 इंटरवल थे और इस फिल्म के बनने के बाद पूरा कपूर खानदान कर्ज में डूब गया। इस फिल्म को निर्देशित और प्रोड्यूस राज कपूर ने किया था। वो खुद ही इस फिल्म में लीड रोल में भी थे और इस फिल्म में मनोज कुमार से लेकर धर्मेंद्र, सिमी ग्रेवाल, ऋषि कपूर और दारा सिंह ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई और राज कपूर ने अपना सब कुछ खो दिया। ऐसे में उनके काम आई प्राण के साथ पुरानी दोस्ती। उस वक्त प्राण बेहद लोकप्रिय थे और फिल्म करने के लिए हीरो से भी ज्यादा फीस लेते थे। राज कपूर भी अपनी अगली फिल्म में प्राण को साइन करना चाहते थे, लेकिन प्राण की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आखिर में राज कपूर ने प्राण को सारी बात खुलकर बता दी। उन्होंने प्राण से कह दिया कि उनके पास उनकी फीस के लिए इतने पैसे नहीं हैं, जिसे सुनकर प्राण साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोस्त राज कपूर को गले से लगा लिया और कहा कि वो फीस तो लेंगे, लेकिन सिर्फ 1 रुपए। प्राण ने दिलदारी दिखाते हुए कहा कि मेहनताने के तौर पर मुझे 1 रुपए दे देना। इस बात को सुनकर राज कपूर उनके गले लग गए,
लेकिन प्राण को झटका तब लगा जब ये फिल्म रिलीज होकर सुपरहिट हुई। बावजूद इसके राज कपूर ने प्राण को उनकी पूरी फीस नहीं दी। ऐसे में राज कपूर जब एक बार फिर हिम्मत कर फिल्म बनाने के लिए उठे तो उन्होंने तय किया कि वो अपनी फिल्म के लिए प्राण को साइन करेंगे। ये फिल्म थी बॉबी। राज कपूर ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर जब फिल्म बॉबी बनानी शुरू की तो उन्हें पैसों की काफी दिक्कत आई। फाइनेंशियली परेशानियों से जूझ रहे राज कपूर को उस वक्त अपनी पत्नी के जेवर तक गिरवी रखने पड़े थे। प्राण ने खैर दिलदारी दिखाई और मेहनताने के तौर पर कहा कि मुझे 1 रुपए दे देना, पर इस बात को सुनकर राज कपूर ने उन्हें गले लगाया। लेकिन प्राण को झटका तो उस वक्त लग गया जब फिल्म हिट हो गई और तय हुआ था कि फिल्म कामयाब हो जाए तो मेरी फीस मुझे लौटा देना, वरना ये फीस 1 रुपए होगी। राज कपूर अपना वादा भूल गए और ये बात आखिर तक प्राण साहब के दिल में बैठ गई। खैर, इसके बाद प्राण और राज साहब ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर किताब से है और लिखने वाली हैं ऋतु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और किस्सा है फिल्म प्रेम रोग का। आवाज मेरी है। साल 1982 में आई प्रेम रोग। इस प्रेम रोग में मेरी उद्देश्यपूर्ण फिल्मों की ओर वापसी थी और इसे बनाते हुए मैंने ज्यादा आनंद हासिल किया, क्योंकि मेरे पास लोगों को देने के लिए एक शक्तिशाली और निश्चित संदेश था। हम भारतीय बड़े पाखंडी होते हैं। एक तरफ हम स्त्रीत्व की प्रशंसा करते हैं कि स्त्री श्रेष्ठ और महान है और मातृत्व का रूप है। जब हम अपने देश को सर्वाधिक आदर देते हैं तो हम इसे भारत माता कहते हैं, लेकिन असल में हम अपनी स्त्रियों के साथ सबसे बुरा व्यवहार करते हैं। इस देश में औरतों को तुच्छ साबित किया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ तक कि कई घरों में उनके साथ पालतू जानवरों से भी कहीं ज्यादा बदतर व्यवहार किया जाता है। किसी भी अन्य देश में इतने सारे बलात्कार और बहुओं को जिंदा जलाने के मामले सुनने में नहीं आते। हमारे परिवारों में लड़की का जन्म एक अभिशाप माना जाता है। ऐसा क्यों है? मेरे विचार में स्त्रीपन प्यार, स्नेह और गर्मजोशी का प्रतीक है। स्त्रियां आदर की पात्र हैं और उनको सही स्थान मिलना चाहिए। उनको भी खुश रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक पुरुष को है। मेरी फिल्म उनकी खुशी की लड़ाई की फिल्म है। हर कहानी का एक चरित्र होता है और एक व्यक्तित्व और भाग्य होता है, जिसे ठीक उसी तरह ढालना चाहिए। मेरी पिछली फिल्मों के जो पृष्ठभूमि होती थी वो नायक प्रधान होती थी, जबकि प्रेम रोग न केवल नायिका प्रधान थी बल्कि मुख्य चरित्र भी एक औरत का था। इसलिए इसका प्रस्तुतिकरण भी अलग होना था। मैं उन लोगों के चेहरों से पर्दे हटाना चाहता था जिनके दोहरे मानदंड होते हैं और जो सामाजिक नियमों को लेकर आते हैं। मैं उन कुरीतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं की बात कर रहा हूं जो आज के युग में अपनी उपयोगिता को खो चुके हैं। हम एक सामंती प्रथा में रहते हैं लेकिन स्वयं को सामाजिक कहते हैं। परंपरा के नाम पर हम केवल दुख और उदासी बांटते हैं। आज भी गांवों और छोटे छोटे शहरों में जहां अमीर और सामंती ठाकुरों का दबदबा है, एक विधवा को ऐसे बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जीवन एक जीवित नर्क बनकर रह जाता है। वहीं समाज एक विधुर को उसकी पत्नी की मृत्यु के सिर्फ 6 महीने बाद एक युवा लड़की से शादी करने की इजाजत दे देता है। परंपरा और खानदान के बाद, या यूं कहें कि परंपरा और खानदान के नाम पर युवा लड़कियों की परित्यक्ता के रूप में जीवन गुजारने की तैयारी की जाती है। मैं चाहता था कि मैं एक सामंती पुरुष के गहरे पड़े वर्चस्व की पोल खोलूं, जो सोचते हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं, जबकि औरतों को हमेशा सीधे और संकरे रास्ते पर चलना चाहिए। मैं किसी अनुज्ञाप्रद समाज की वकालत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के जीवन में व्याप्त दोहरेपन की पोल खोलूं जो स्वयं को समाज के ठेकेदार कहते हैं। ये दुख की बात है कि विज्ञान के युग में हमें ऐसे विषयों का समाधान ढूंढना पड़ता है, परंतु ये हमारे समाज में की एक
कड़वी सच्चाई है कि हमें बलात्कार और दहेज हत्या से संघर्ष करना पड़ता है। प्रेम रोग में मैंने एक विधवा के अधिकारों की वकालत की है और इस संदेश को बॉक्स ऑफिस के सामान्य अलंकारों से सजाने और संवारने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहता था कि इसे बहुत सारे लोग देखें। जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना अधिक जन चेतना का उदय होगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा वहीदा रहमान और राज कपूर का है। जब राज कपूर को रोकने के लिए वहीदा रहमान उनके ऊपर बैठ गई। हिंदी फिल्मों में एक दौर ऐसा था जब राज कपूर राज करते थे और वो शोमैन कहलाते थे। एक्टिंग, डांस करते तो लाखों दिल फिदा हो जाते। वो थे भी बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी। 1950 से लेकर 1970 तक बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस वहीदा रहमान। वहीदा रहमान ने उस दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको वहीदा रहमान और राज कपूर से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने वाले हैं। जब वहीदा रहमान के लिए भीड़ से लड़ने के लिए राज कपूर निकल पड़े थे और उन्हें रोकने के लिए वहीदा रहमान उनके ऊपर तक बैठ गईं। ये वाकया साल 1966 का है, जब फिल्म आई तीसरी कसम, और इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान लीड रोल में थे। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के बीना में हुई थी और फिल्म शूटिंग खत्म हो चुकी थी। बीना से मुंबई के लिए फ्लाइट्स थी नहीं और इस वजह से सभी ट्रेन से सफर कर रहे थे, जिनमें राज कपूर, उनके दो दोस्त वहीदा रहमान, उनकी बहन सईदा और हेयर ड्रेसर वगैरह सभी लोग थे। सभी अपने अपने एसी रूम में बैठे थे और ट्रेन बीना से निकली, लेकिन 5 मिनट बाद ही गाड़ी रुक गई। ट्रेन के बाहर से भीड़ की आवाजें आने लगी कि बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। राज कपूर ने जब इस बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने ट्रेन को रोक दिया है, आपसे और वहीदा रहमान से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। यह सुनकर राज कपूर ट्रेन से उतरे और उनसे मिलने पहुंच गए। राज कपूर तो स्टूडेंट्स से मिल लिए, लेकिन जब स्टूडेंट्स वहीदा से मिलने की जिद करने लगे तो भीड़ को देखकर राज कपूर को लगा कि यहां वहीदा को नहीं आना चाहिए। उन्होंने वहीदा के न आने की बात कही और वापस ट्रेन में आ गए। इससे स्टूडेंट्स गुस्सा हो गए और जिद करने लगे, यहां तक कि स्टूडेंट्स की भीड़ ने ट्रेन पर पथराव करना शुरू कर दिया। ट्रेन के शीशे भी टूट गए। अब राज कपूर को भी गुस्सा आ गया और वो वापस बाहर उन्हें सबक सिखाने के लिए जब जाने लगे तो उनके दोस्तों ने राज कपूर को बाहर जाने से रोका और वहीदा रहमान के रूम में बैठा दिया। दोस्तों ने वहीदा और बाकी लोगों से कहा कि वो राज कपूर साहब को पकड़ कर रखें और उन्हें बाहर न जाने दें, लेकिन राज कपूर अभी भी बाहर जाने की जिद पर अड़े हुए थे। तब वहीदा रहमान राज कपूर को रोकने के लिए तपाक से उनके ऊपर बैठ गईं। इससे राज कपूर और भी गुस्सा हो गए। वहीदा लगातार उन्हें बाहर जाने से रोक रही थी और लगातार राज कपूर साहब बाहर जाने की जिद पर अड़े रहे। खैर, जब तक राज कपूर वहीदा के कब्जे से निकल पाते तब तक पुलिस वहां पर पहुंच गई और बेकाबू भीड़ को वहां से हटाया गया और हालात पर काबू पाया गया। वहीदा रहमान ने इस पूरे वाक्य को अपनी एक किताब में लिखा है और वहीं से ये किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नरगिस और राज कपूर का है, लेकिन बात 24 साल के फासले की भी होगी। जब 24 सालों के बाद नरगिस ने आरके स्टूडियो में कदम रखा तो राज कपूर की पत्नी ने एक बड़ी ही जबरदस्त बात कही। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस और राज कपूर फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री के साथ साथ निजी जिंदगी में अपने रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चे रहे। हालांकि कई सालों के बाद तक राज कपूर के साथ रिश्ते में रहने के बाद भी नरगिस को जब ये लगा कि अभिनेता उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे तो
नरगिस ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। जब नरगिस दत्त की शादी सुनील दत्त से हुई, उसके बाद से राज कपूर और नरगिस की किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। ऋषि कपूर की शादी के खास मौके पर एक बार फिर से दोनों परिवारों में दोस्ती हुई, लेकिन नरगिस किसी बात को लेकर घबराई हुई थी और इस बात का खुलासा ऋषि कपूर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। ऋषि कपूर ने खुलासा करते हुए बताया था कि नरगिस आरके स्टूडियो तक आ गई थी, लेकिन वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। हालांकि नरगिस दत्त की घबराहट को राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने फौरन भांप लिया। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार क्यों नरगिस दत्त घबराई हुई थी। उन्होंने इस किस्से को साझा करते हुए कहा कि दरअसल 24 सालों के बाद नरगिस दत्त कपूर खानदान के किसी इवेंट में आई थी, जिसकी वजह से वो काफी घबरा रही थी, लेकिन मेरी मां कृष्णा राज कपूर ने उनके इस डर को भांप लिया, जिसके बाद वो नरगिस दत्त को एक कोने में लेकर गई। कृष्णा राज कपूर ने नरगिस दत्त को कहा कि मेरे पति हैंडसम हैं और रोमांटिक भी। मैं उनके प्रति किसी का आकर्षण समझ सकती हूं। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जो भी पहले हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दें। आज आप बहुत ही खुशी के मौके पर मेरे घर आई हैं और अब हम एक दूसरे के दोस्त हैं। खबरों की माने तो नरगिस दत्त की शादी के बाद राज कपूर काफी टूट गए थे। वो अक्सर रात को रोते थे और खुद को सिगरेट से दागा करते थे। इस बात का खुलासा खुद कृष्णा राज कपूर ने किया था। उन्होंने बताया था कि राज कपूर नशे की हालत में घर आया करते और बाथटब में बैठकर घंटों रोया करते। नरगिस दत्त और राज कपूर ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कहा तो यहां तक गया कि नरगिस पहले से ही शादीशुदा राज कपूर से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। नरगिस इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नजर में राज कपूर के दिल में उतर गई। नरगिस की राज कपूर से पहली मुलाकात अपने घर पर ही हुई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज कपूर का है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राज कपूर ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। उन्होंने 10 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था और न केवल फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया, बल्कि कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है और यूं तो उन्होंने बॉलीवुड के कई सितारों को अपने साथ काम करने का मौका दिया था, लेकिन खास बात तो यह है कि एक बार एक फिल्म में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कास्ट करना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कास्ट करने से इतर फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा भी वो त्रिमूर्ति भवन में शूट होने वाला था। राज कपूर से जुड़ी इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ था और रिपोर्ट में इस बात को जगह दी गई थी कि राज कपूर पंडित नेहरू के तो बड़े प्रशंसक थे ही, साल 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में वो पूर्व प्रधानमंत्री को कास्ट करने पर भी विचार कर रहे थे। राज कपूर की इस फिल्म में एक बार एक बच्चा चाचा नेहरू से मिलने के लिए किसी तरह दिल्ली पहुंचता है। वो उनसे इस उम्मीद से मिलता है कि शायद उसके पिता की जेल की सजा कम हो जाए और ऐसे में बच्चे और चाचा नेहरू की मुलाकात का वो सीन 3 मूर्ति भवन में फिल्माया जाना था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की टीम ने उन्हें इस फिल्म में शामिल न होने की सलाह दी थी और ऐसे में पंडित नेहरू ने राज कपूर के इस प्रोजेक्ट से हटने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात भी की थी। इस बात का जिक्र खुद देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने इस बारे में बताया था कि हम तीनों ही पंडित नेहरू से मिलने पहुंचे और पंडित नेहरू से हमारी ये आखिरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। देवानंद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई मुलाकात के बारे में कहा था कि हमने उस मुलाकात में
उनके साथ 2 घंटे बिताए थे। वो एक बच्चे की तरह थे और हम बिल्कुल उनके पोते जैसे थे। उस मुलाकात में हम बिल्कुल उनके फैंस के जैसे थे और एक दूसरे से मजाक ही कर रहे थे। ये बहुत अच्छी मुलाकात थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म में लेने का जो सपना राज कपूर ने देखा था, वो सपना अधूरा रह गया। अब फिल्म में पंडित नेहरू काम करना चाहते थे या नहीं, ये बात तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन पंडित नेहरू के जो सलाहकार थे कहते हैं कि उन्होंने पंडित नेहरू को इस फिल्म में काम करने से रोक दिया। और अगर ऐसा होता तो ये अपने आप में एक इतिहास होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और ऋषि कपूर का है। जब राज कपूर के कहने पर इस एक्ट्रेस ने ऋषि कपूर को 8 चांटे मारे, एक्टर का गाल लाल कर दिया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राज कपूर ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में एक बड़ी लकीर खींची। राज कपूर को हिंदी फिल्मों का शोमैन भी कहा जाता है। बतौर एक्टर होने के साथ साथ उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी फिल्मों में काम किया। उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म प्रेम रोग एक बड़ी फिल्म रही, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे को कास्ट किया था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने अपने बेटे को एक्ट्रेस से करीब 8 चांटे पड़वाए थे। राज कपूर और ऋषि कपूर से जुड़ा यह खुलासा खुद पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू में किया। एक्ट्रेस ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर को चांटा मारना था और जाहिर है कि एक्शन में क्या होता है कि वो उस चांटे का तालमेल एक्शन के साथ ही बैठा लेते हैं, लेकिन राज कपूर साहब को ये नहीं चाहिए था। पद्मिनी कोल्हापुरे ने प्रेम रोग से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए आगे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थप्पड़ मारो, मैं एक यथार्थवादी शॉट चाहता हूं। वहीं ऋषि कपूर ने भी मुझसे कहा कि आगे बढ़ो और चांटा मारो मुझे। पहले तो मेरा हाथ चांटे के लिए उठा, लेकिन गाल तक पहुंचते पहुंचते वो धीमा हो गया। फिर राज साहब ने कहा कि मुझे इतना सॉफ्ट चांटा नहीं चाहिए। पद्मिनी कोल्हापुरे ने किस्से को बताते हुए आगे कहा कि उस शॉट के लिए हमें कम से कम 7 से 8 रीटेक लेने पड़े थे। कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा था और कभी लाइट, कभी तकनीकी खराबी, और मुझे भी उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारना पड़ा। अब मैं इस बारे में सोचती हूं तो लगता है कि अगर मुझे इतने चांटे खाने पड़ते तो मेरा क्या हाल होता। पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस शॉट की वजह से ऋषि कपूर के गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। शॉट पूरा होने के बाद खुद ऋषि कपूर ने भी कहा था कि वो इस चीज का बदला जरूर लेंगे। ऐसे में एक फिल्म के लिए ऋषि कपूर को एक्ट्रेस को चांटा मारना था, लेकिन वो शॉट एक ही टेक में पूरा हो गया था। यानी कि जब पद्मिनी को चांटा मारना था ऋषि कपूर को तो 8 रीटेक हुए, लेकिन जब एक अलग सीन में ऋषि कपूर को पद्मिनी कोल्हापुरे को चांटा मारना था तो वो सीन तो एक ही शॉट में ओके हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर और वहीदा रहमान का है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त पहचान बनाई। वहीदा रहमान ने फिल्म रोजुलू मराई के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और लोगों का दिल जीता। अपने करियर में वहीदा रहमान ने तीसरी कसम के जरिए राज कपूर के साथ भी काम किया। राज कपूर के साथ यूं तो वहीदा रहमान का काम करने का तजुर्बा काफी अच्छा रहा, लेकिन शोमैन अक्सर उन्हें सेट पर सावधान रहने की सलाह देते थे और कहते थे, मुस्कुराते हुए इधर उधर मत चली जाना। राज कपूर से जुड़ी इस बात का खुलासा खुद वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में किया था। राज कपूर के बारे में बात करते हुए वहीदा रहमान ने कहा था, राज साहब को भले ही फ्लर्टी कहा जाता हो, लेकिन वो मेरी ओर हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हैं। उन्होंने मुझे सेट पर मौजूद लोगों के आसपास ज्यादा रहने और उनके साथ अधिक दोस्ताना व्यवहार अपनाने से सावधान किया हुआ था।
राज कपूर की कही गई बातों को याद करते हुए वहीदा रहमान ने कहा था, वो मुझे कहते थे, मालकिन जरा संभल कर, इधर उधर मुस्कुराते हुए चली मत जाना। उनकी इस बात पर मैं बोल पड़ती थी कि मेरे साथ मेरी बहन है। उस पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा था, बहन को भी पता नहीं चलेगा जब आप दूर चली जाएंगी। राज कपूर संग काम करने का अनुभव साझा करते हुए वहीदा रहमान ने कहा, मैंने उनके साथ काम को काफी एंजॉय किया। भले ही 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद हमारी जोड़ी को पर्दे पर दोबारा नहीं लाया गया हो। आपको बता दें कि राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग के लिए बीना जाना था और ऐसे में वो ट्रेन से बीना के लिए सफर कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें छात्रों के एक समूह ने घेर लिया। उन्होंने न केवल वहीदा रहमान और राज कपूर से मिलने की जिद की, बल्कि ट्रेन पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। और इस बात का खुलासा भी वहीदा रहमान ने अपने इंटरव्यू में किया। ये वो दीवानगी का आलम था जिससे उस दौर के तमाम कलाकार दो चार हुआ करते थे। राजेश खन्ना उन्हीं कलाकारों में से एक थे और शोमैन राज कपूर को लेकर भी वही दीवानगी थी और वही दीवानगी वहीदा रहमान को लेकर के थी। जब छात्र उनसे मिलना चाहते थे और ट्रेन से सफर कर रही थी, लेकिन बेकाबू भीड़ थी कि राज कपूर को ही आगे आना पड़ा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।